हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तो अब इसमें मैं आपको बताऊंगा सिंधु घाटी सभ्यता। वो हम शुरू करेंगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इसे बोलते हैं। तो पहले बहुत सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के सोर्स, महत्वपूर्ण जानकारियाँ, ताम्रपाषाण काल के बारे में बहुत सारी बस्तियाँ वगैरह बताई गई और ताम्रपाषाण से रिलेटेड हर एक चीज़ें बताई गई हैं। ताम्रपाषाण, नवपाषाण, मध्यपाषाण, निम्न पूरा पाषाण काल और प्रागैतिहासिक खोज के इतिहास के बारे में भी आपको बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। और प्रागैतिहासिक काल का जो क्लासिफिकेशन है वो सब सारी चीज़ें बताई जा चुकी हैं। बहुत सारी चीज़ें विदेशी स्रोतों से इतिहास की जानकारी के बारे में और इतिहास का सिलेबस बताया गया है। हिस्ट्री के बारे में महत्व बताया गया है आपको, और कैसे कैसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है और उसकी क्या सीमाएं हैं, ये सब चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं। तो अब हम आगे शुरू करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक को, और ये हमारा होगा सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये अब हम देखते हैं अपने सिंधु घाटी सभ्यता को, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। अब हम इसका थोड़ा देखेंगे कि जो ताम्रपाषाण काल पढ़ लिए थे हमने, तो अब तांबा और टीन को मिला के यहाँ पे कांसा बनाया जाएगा, और कांस्य युगीन सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता बोला जाता है। तो इसमें हम बहुत सारी चीजें देखेंगे। तो अब सिंधु घाटी जो सभ्यता है, तो आप सोच नहीं सकते कि जो अभी हमारी ये मॉडर्न एरा चल रहा है, तो वैसे ही उस टाइम भी चल रहा था। आज से लगभग मान लीजिए ईसा मसीह के 2500 ईसा पूर्व पहले और 2000 अभी ये हो गया, तो लगभग 4500 ईसा पहले आप जो चीज़ें नहीं सोच सकते हैं वो चीज़ें उस टाइम में थी। और जो अभी मॉडर्न युग हम देख रहे हैं वैसे ही बिल्कुल हर एक चीज़ें वहाँ पे। तो ये शहरी सभ्यता मतलब कि एक जैसे लोग कुछ मिलके रहते थे वहाँ पे, तो वो सभ्यता डेवलप की थी। और ये बहुत पुरानी सभ्यता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और ये एक शहरी सभ्यता थी। तो ये सब चीज़ें देख के बहुत मतलब इतिहास में हमारे लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी सभ्यता जो है वो विलुप्त हो गई, लेकिन अभी सिंधु घाटी सभ्यता विलुप्त नहीं। तो और भी हम सभ्यता देखेंगे। तो ये मैंने जो मैप लगाया है उसके तहत बताऊंगा। उस टाइम मेनली 4 सभ्यता चल रही थी। तो जो ये सिंधु सभ्यता है, वैसे ही और भी सभ्यता चीन में, मेसोपोटामिया में, ये सब इलाकों में चल रही। तो पहले अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल के साक्ष्य उपलब्ध। तो नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा इसका, और खोज दयाराम साहनी ने की थी। तो हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को, क्योंकि सबसे पहले इसी स्थल की खोज की गई थी और इसे खोज दयाराम साहनी ने किया था। तो इसी वजह से इसे हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। और सर्वप्रथम नगरों का उदय के कारण नगरीय सभ्यता भी इसे बोला जाता है। तो सर्वप्रथम यहीं पे नगर देखने को मिलते हैं, इसी वजह से यहाँ पे जो हड़प्पा सभ्यता है या फिर सिंधु घाटी सभ्यता, तो इसे नगरीय सभ्यता भी बोला जाता है। और प्रथम बार कांसे का प्रयोग हुआ, इस वजह से इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है, क्योंकि तांबा और टीन को मिला के यहाँ पे लोगों ने कांसे को बनाना सीख लिया। इस वजह से ये लोग कांसे का उपयोग करते थे, इस वजह से इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला गया। तो कांसा जो तांबा होता है, तो आप देखेंगे कि तांबा लचीला टाइप का होता है। तो जो ये कांसा होता था, तो ये मतलब सख्त होता था, उतना लचीला नहीं होता था। और सिंधु, क्योंकि सिंधु नदी के आसपास में हर एक क्षेत्र मिले हैं, इस वजह से इसको सिंधु घाटी सभ्यता बोला गया है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा मैप देख लेंगे। तो ये मैप तो आपको अच्छे से दिख नहीं पा रहा होगा, क्योंकि ये धुंधला हो चुका है। तो अब इस मैप को मैं आपको अच्छे से सर्च करके गूगल पे दिखाऊंगा। तो यही है वो मैप। तो यहाँ पे मैं दिखा दूंगा कि कौन कौन से जगह पे कौन कौन से इलाके मिले हैं। तो यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये अब हम यहाँ पे कुछ प्रमुख स्थल देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं इधर से शुरू करता हूँ पश्चिम से। तो ये है सूतकांगेडोर यहाँ पे है, और मोहनजोदड़ो यहाँ पे आप देख रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पास में है, सिंधु नदी के पास में है मोहनजोदड़ो यहाँ पे। और ये है हड़प्पा यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कि मोहनजोदड़ो से हड़प्पा कितनी दूर पे है। सतलज नदी है यहाँ पे, और ये रावी नदी है, चेनाब नदी है यहाँ पे, और माही यहाँ पे है। और आलमगीर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के पास है लगभग, और बनवाली यहाँ पे है, रोपर यहाँ पे है, और कालीबंगा यहाँ पे है, और चनहुदरो यहाँ पे है। आप देख रहे हैं कि मतलब राजस्थान के बगल में है। तो ये सब पाकिस्तान में ज्यादातर इलाके पड़े हैं। और लोथल यहाँ पे है, रंगपुर आप देख सकते हैं, देसलपुर देख सकते हैं। तो ये सब कुछ प्रमुख स्थल है जो जहाँ जहाँ पाए गए हैं, ये आप यहाँ पे देख लीजिए। और इसको त्रिभुजाकार बोला जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये ऐसे ऐसे इसका इलाका पड़ा हुआ है। तो इस वजह से इसको त्रिभुजाकार भी इस सभ्यता को कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल त्रिभुज के आकार में बन गया है, इस वजह से इसको त्रिभुजाकार भी कहा जाता है। तो ये हमने यहाँ पे इसके कुछ प्रमुख इलाकों को देख लिया। तो फिर अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, और अब हम देख लेते हैं कि यहीं पे
जब सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी तो 4 सभ्यता और भी मिली हैं, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगल बगल में बहुत सारी सभ्यता थी। तो मिस्र की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, चीन की सभ्यता थी, क्रीट की सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता थी इसी टाइम। तो इस वजह से हमें ये भी जान लेना यहाँ पे जरूरी है कि थोड़ा थोड़ा उसके बारे में। तो मैं भरवली थोड़ा सा आपको बता देता हूँ उन सब के बारे में। तो पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में हम जान लेते हैं। तो ये मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी तो इस इलाके में पाई जाती थी। तो ये 5000 ईस्वी से 2000 ईस्वी पूर्व तक ये सभ्यता और दजला फरात नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई थी। और जिगुरत में इसके प्रमुख देवता निवास करते थे और इसकी भी लिपि जो थी तो वो चित्रात्मक ही थी, मतलब चित्र बना के ही ये सब चीजें बताते थे। और वो उसी टाइम दूसरी सभ्यता मिस्र की सभ्यता भी थी, तो यही आसपास में थी मिस्र की सभ्यता। तो मिस्र की सभ्यता भी 500 से लेकर 2000 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है। और मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे थी और शवों को संरक्षित करने के वजह से इनको प्रसिद्धि मिली थी। तो जो शव इनके होते थे, तो मिस्र का आप पिरामिड भी देखेंगे वो, तो ये लोग करते थे कि जो 100 आदमी जब मर जाता था तो उसमें नाइट्रोजन का लेप लगा कर करते थे कि मुलायम कपड़ों में लपेट देते थे और उनको जाके पिरामिड के अंदर रख देते थे। तो पिरामिड इस आकार का होता था। तो आप देखेंगे अभी मिस्र का पिरामिड तो बहुत ही बड़ा है। तो ये अजूबा भी है एक मिस्र का पिरामिड। और जो ये आप मम्मी का कॉन्सेप्ट सुनते हैं, तो जो भूत जैसा मम्मी को मतलब पट्टी लपेट के बना दिया जाता है, तो वैसे ही लपेट के इनको उसमें दफना दिया जाता था पिरामिड में। और ये जो पिरामिड थे तो वो ये राजाओं के मकबरे थे। आज भी इसकी खोजबीन और इस पे रिसर्च चल ही रहा है मिस्र के पिरामिड पे। और यहीं पे चीन की सभ्यता थी। तो चीन की सभ्यता आप यहाँ देख सकते हैं। तो चीन की सभ्यता यहाँ पे थी, हवांगो नदी के किनारे ये विकसित हुई थी। और सॉटन के कपड़े तथा बांस पे लिखने की प्रथा सबसे पहले चीन ने ही शुरू किया था। और कागज का भी आविष्कार सर्वप्रथम चीन की सभ्यता में ही हुआ था। तो ये कुछ सभ्यता थी जो आपने जान लिया। अब हम देखते हैं आगे फिर मोहनजोदड़ो का कि कैसे कैसे इसका पता चला इतिहास के बारे में। तो सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मैसन हड़प्पा में उभरे हुए टीले को नोटिस किया। इसके बाद हुआ कि अलेक्जेंडर जो कनिंघम थे, तो उन्होंने 1853 में कुछ साक्ष्य एकत्रित किए और 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने उत्खनन का कार्य प्रारंभ किया। तो सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा के उभरे टीले, तो वहाँ पे रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी पाकिस्तान की, मतलब उस टाइम तो इंडिया पाकिस्तान एक ही में था। तो जब ब्रिटिश राज कर रहे थे तो वहाँ पे रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो जो मजदूर थे तो वो वहीं के शहरों से ईंट जो लेके वहाँ से उखाड़ के ला रहे थे और बिछा रहे थे। तो फिर उन्होंने पूछा कि ये ईंट कहाँ से लाया जा रहा है, तो ये बोले मजदूर की बगल से हम ला रहे हैं। तो फिर उन्होंने देखा कि यहाँ पे पकी हुई ईंट कहाँ से आ गई। तो फिर धीरे धीरे उन्होंने, उस टाइम तो उतना गौर नहीं किया चार्ल्स मैसन ने। फिर 1853 में कनिंघम नामक व्यक्ति जो थे तो उन्होंने साक्ष्य एकत्रित शुरू किया। फिर जाके 1921 में दयाराम साहनी को इसका नेतृत्व सौंपा गया खुदाई का, और दयाराम साहनी ने उत्खनन कार्य प्रारंभ किया यहाँ पे। तो बहुत जब उत्खनन शुरू हुआ तो वहाँ पे देखा गया कि बहुत सारे शहर के शहर निकलने लगे। तो लोग उस टाइम के देख के सन्न रह गए कि ऐसी सभ्यता विलुप्त हो गई और ऐसी भी सभ्यता भारत में उस टाइम उतना दिन पहले थी। तो ये सब हुआ यहाँ पे। तो उसके बाद हुआ कि अस्तित्व लगभग इसका 400 से 500 वर्ष तक रहा था ये माना जाता है। तो 2200 से लेके 2000 ईस्वी के बीच के मध्य परिपक्व चरण और 2350 से लेकर 1750 बीसी डीपी अग्रवाल द्वारा कहा गया है। तो ये सबसे मान्य स्थिति, मतलब सबसे मान्य मानी गई है कि 2350 से लेकर 1750 तक सबसे परिपक्व अवस्था की सबसे ज़्यादा विकसित उसी टाइम थी। तो अब हम देख लेते हैं आगे कि इसका स्थल के बारे में, स्थल कहाँ कहाँ पाए गए हैं। तो स्थल देख लीजिए, मतलब कि स्थल जो मैंने आपको मैप दिखाया तो यही स्थल है। तो पाकिस्तान में जो स्थल पाए गए हैं इसके बारे में हम देख लेते हैं पाकिस्तान में कौन कौन से स्थल पाए गए हैं। तो मेहरगढ़, सोतकाकाहो, मोहनजोदड़ो, चनहुदरो, उमरी, हड़प्पा, बालाकोट, कोट दीजी ETC ये पाए गए हैं पाकिस्तान में। तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको आते हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और भारत में पाया गया है रोपर, मांडा, आलमगीरपुर, लोथल, रंगपुर, धौलावीरा, राखीगढ़ ETC यहाँ पे पाए गए हैं। और पे पाए गए हैं मुंडीगढ़, सोतरगोई, तो ये सब में पाए गए हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे प्रजातियाँ कौन सी प्रजातियाँ आप देखते हैं कि जैसे कि एशियन लोग कुछ अलग हैं, अफ्रीकन लोग कुछ अलग है, अमेरिकन लोग कुछ अलग है। तो इस टाइप की प्रजातियाँ होती हैं अलग अलग टाइप की। तो यहाँ पे प्रोटोस्ट्राइड
प्रजातियाँ थी, भूमध्य सागरीय प्रजातियाँ थी, तो भूमध्य सागरीय को मुख्य माना जाता है कि ये प्रजातियाँ सबसे ज़्यादा इसमें थी। तो जैसे आज भी देखते हैं कि भारत में बहुत सारे तरह के लोग रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक ही प्रजाति के लोग रहते हैं, तो तरह तरह के आप लोग देखेंगे तो हर एक प्रजाति के लोग आपको भारत में मिल जाएंगे। तो उसी तरह यहाँ भी बहुत तरह के प्रजातियों के लोग रहते थे। तो मुख्य जो प्रजाति थे या तो भूमध्य सागरीय प्रजातियाँ थी, अल्पाइन भी प्रजातियाँ, यहाँ पे मोंगोलाइट भी प्रजातियाँ थी। तो मोंगोलाइट आप देखेंगे कि उधर चाइना के तरफ ज्यादा पाए जाते हैं। कई द्रविड़ को ही सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता माना जाता है। द्रविड़ जो प्रजाति थे तो इनको माना जाता है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता है। तो ये हमने देख लिया और अब हम देख लेते हैं कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ था। तो भौगोलिक विस्तार इसका 13 लाख वर्ग किलोमीटर था और त्रिभुजाकार था, तो वो मैंने बता भी दिया। तो वो पूरा जो क्षेत्र है वो मिला के 13,000 वर्ग किलोमीटर बनता है। तो अभी भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है। तो उस टाइम आप समझ लीजिए कि इसका वर्ग मतलब जो क्षेत्रफल था ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। और गुजरात में सबसे ज़्यादा भारत में जो खुदाई हुई है तो गुजरात में सबसे ज़्यादा इसके स्थल मिले हैं। और इसकी जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी और इसको ब्रूस्टोफेडन शैली बोला जाता है। तो इसकी जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है, मतलब कि फोटो बना के ये दिखाते थे हर एक चीज़ों को, जो भी लिखना वगैरह। तो उस टाइम लिपि का आविष्कार नहीं था, तो ये चित्र बना के सब कुछ बताते। और मिठास के लिए ये शहद का उपयोग करते थे और तौल की जो इकाई थी वो 16 के अनुपात में थी। तो ये सब आप ध्यान में रखिएगा। और मेसोपोटामिया के अभिलेख से मेरुहा शब्द का सिंधु से संबंधित है। तो मेसोपोटामिया से भी इनका व्यापार वगैरह चलता था, इस बात से इसकी पता चलती है, क्योंकि वहाँ के ग्रंथों में अगर इसका उल्लेख है तो इस वजह से मतलब इनका रिलेशन वहाँ पे था, ये हम देख सकते हैं। और अब हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ और इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो प्रारंभ में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के लोगों ने ही हड़प्पा सभ्यता का विकास किया था, लेकिन आधुनिक जो खोज से इसकी कई अंतर को रेखांकित किया जा सकता है। तो अब पहले माना जाता था कि मेसोपोटामिया जो मैंने सभ्यता बताई थी वहाँ पे आपको, तो वहाँ के लोगों ने ही इसका विकास किया था, लेकिन अब आधुनिक खोज में इसको नहीं माना जाता है। अब इसका कारण क्या है ये हम देख लेते हैं। क्योंकि नगर नियोजन अधिक विकसित है हड़प्पा में और पक्की ईंटों का प्रयोग, और वहाँ पे जो मेसोपोटामिया के लोग हैं वो कच्ची ईंटों का प्रयोग किए हैं। तो जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो पक्की ईंटों का प्रयोग किए हैं, लेकिन मेसोपोटामिया के लोग हैं जो वो कच्ची ईंटों का प्रयोग किया है। तो इस वजह से देखा जा सकता है कि वो लोग कम विकसित थे। तो जब कम विकसित थे तो यहाँ पे आके वो कैसे यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं कोई भी सभ्यता। तो इस वजह से अब आधुनिक में माना जाता है कि वहाँ के लोग कम विकसित थे, तो वो लोग आके यहाँ पे सभ्यता का विकास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पक्की हुई ईंटों का प्रयोग करते। मुहर बेलनाकार है और मेसोपोटामिया, और वहाँ पे है जो मुहर मेसोपोटामिया का वो है बेलनाकार, लेकिन हड़प्पा सभ्यता का जो भी मोहर है तो वो है चौकोर। तो मोहर आप समझ सकते हैं, जैसे कि आप मोहर बहुत सारे देखेंगे कि आप सरकारी कार्यालय में जाएंगे तो मोहर लगाया जाता है। तो वो मोहर जो होता है वो वहाँ पे बेलनाकार थे, मतलब कि बेलन के आकार का, लेकिन जो हड़प्पा में मोहर मिले हैं तो वो अधिकतर चौकोर मिले हैं। तो इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया के लोग ने यहाँ का विकास हड़प्पा सभ्यता का नहीं किया था। और जल निकासी व्यवस्था हड़प्पा में उत्तम थी। तो जल निकासी व्यवस्था मैं आपको आगे बताऊंगा भी कैसी थी। तो वो लोग अच्छी तरह से ईंटों का नाला वगैरह बनाते थे, तो वो चीजें यहाँ पे ज्यादा विकसित थी, लेकिन वहाँ पे ये सब चीजें कम विकसित मिली हैं। पूजा का साक्ष्य हड़प्पा से प्राप्त नहीं है और वहाँ से है, तो यहाँ से पूजा का साक्ष्य नहीं, मंदिर वगैरह ये सब चीज़ें नहीं मिली हैं, लेकिन पूजा का साक्ष्य वहाँ पे मिला है। तो यहाँ पे माता देवी की पूजा की जाती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वहाँ पे है कि पूजा आदि के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन यहाँ पे पूजा का साक्ष्य नहीं मिला है। तो ये देख सकते हैं आपकी जो वाटर सप्लाई ड्रेनेज सिस्टम जो था, तो ये आप देख सकते हैं कि ईंटों का ये ड्रेनेज सिस्टम था। तो ये मैंने फोटो डाल दिया है कैसे पक्की हुई ईंटों का ये प्रयोग करते थे नालों के लिए। और ये आप घर भी देख सकते हैं, तो घर कैसे ये 2 मंजिला घर बनाया गया है, और 4-4 इसमें रूम भी होते थे। आंगन में आंगन होती थी, छत होते थे, और आंगन किसी घर में अधिकतर कुएं भी मिले हैं। तो अब हम धीरे धीरे इसको देख, तो सड़क सीधे और नगर सामान्य रूप से चौकोर एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, तो जाल सी प्रतीत होती हैं। तो जो सड़क होती हैं तो वो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। तो ऐसे जो सड़क है तो ऐसे समकोण पे देखिएगा कि काटती थी सड़क, और बिल्कुल जाल सी प्रतीत होती है, इतना सड़क बना था। तो जैसे आप देखेंगे कि आज के शहरों में कितने सड़क होते हैं, तो वैसे ही वहाँ पे हाल था। और जल निकासी अद्वितीय विशेषता थी, अन्य किसी भी समकालीन सभ्यता से प्राप्त नहीं। तो जल निकासी की जो सभ्यता थी, तो जल निकासी थी कि नाला बना दिया जाता था, और नाला के जो ये जैसे कि आप मान लीजिए कि ये नाला बन गया यहाँ पे, तो बीच बीच में ये क्या करते थे कि ये गड्ढे टाइप का बना देते थे, ताकि
जो भी कचरा है इसमें आके जम जाए और फिर ये लोग इसकी सफाई कर देते थे। इस वजह से तो नाला जो था वो कभी भी रुकता नहीं था। तो ये सिस्टम थी इनके, और हर एक नाला जो था वो आके मेन नाला में मिलता था। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे थी बहुत अच्छे। और सड़कों के किनारे से नालियाँ ऊपर से ढकी हुई होती थी। तो ये जो नालियाँ है तो ये बिल्कुल ऊपर से, ये तो अभी खाली दिख रहा है लेकिन ये बिल्कुल ढक दी जाती थी बाद में इसको, और साफ सफाई के वक्त ही इसको खोला जाता था। और नालियाँ मुख्यतः ईंटों और मोटार्स और कहीं कहीं चूना जिप्सम भी लगा था। तो नालियाँ बिल्कुल ऐसे पैक कर दी गई थी बना के कि ये सब वस्तुओं का ईंटों और मोटार्स और जिप्सम का प्रयोग करके, क्योंकि वो रिसे ना फिर। तो नालियाँ बिल्कुल रिसती नहीं थी और बिल्कुल पानी का फ्लो सेम होते रहता था। और भवन जो थे वो पक्की ईंटों से बने होते थे, लेकिन कालीबंगा और रंगपुर में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि कालीबंगा और रंगपुर से कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। और अधिकांश आयताकार एवं आकार में 4/2 मतलब 4:2 तो ये लंबाई चौड़ाई और ये सब का अनुपात था। तो आप देख सकते हैं ये भवन कैसे बने हैं, कितने अच्छे। तो ये था भवन निर्माण की कुछ कला। तो और नगर हम देख लेते हैं कि 2 भागों में था। तो दुर्ग भाग था और एक सामान्य लोगों के निवास करने के लिए निचला नगर कहलाता था। तो ये हम विशेषता देख रहे हैं इसकी, क्या क्या विशेषता है। अभी नगर नियोजन की विशेषता के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिर में नगर नियोजन में क्या क्या विशेषता थी। तो ये हम देख रहे हैं कि सड़क जो थी वो समकोण पर काटती थी, जल निकासी थी, नाला वगैरह थी। नाला सड़कों के किनारे बनी होती थी और नाला को ढका भी जाता था। नाला मुख्य ईंटों, मोटार, जिप्सम वगैरह से बनाई जाती थी और पक्की ईंटों का, लेकिन कालीबंगा में और रंगपुर में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। अधिकांश घर आयताकार में होते थे और नगर दुर्ग और सामान्य लोग के निवास हेतु निचला नगर कहलाता था। तो ये अब देख लीजिए कि जैसे कि ये मान लीजिए जो शहर बसे थे तो बिल्कुल ये बाउंड्री होता था, तो इसको दुर्ग हम बोलते हैं। और दुर्ग में था कि कुछ भाग थे ऊपर के, तो ऊपर बहुत मतलब कम घने थे, लेकिन नीचे जो बसा हुआ था निचला तो नगर, तो इसमें बहुत घने लोग और इसमें माना जाता है कि सामान्य लोग रहते हैं। और यहाँ पे जो मेनली शासक वर्ग वगैरह रहते हैं, तो ऊंची कास्ट वगैरह के लोग होते हैं वो रहते थे, ये माना जाता है। यहाँ नीचे जो सामान्य लोग रहते हैं वो रहते थे, ये माना जाता है। और बिल्कुल ये बाउंड्री घेरा होता था नगरों का और एक दरवाजा यहाँ से होता था। और घरों के निर्माण में एक रूपता भी थी, कहीं कहीं नहीं। तो अब हर एक जगह नहीं हो सकती है, तो कहीं कहीं एक रूपता थी और कहीं कहीं नहीं। सामान्यतः 4 से 5 कमरे होते थे एक घर में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 1 2 3 4 और लगभग एक यहाँ पे, तो 5 कमरे होंगे और कहीं कहीं पे 4 कमरे भी होंगे घर में। तो ये विशेषता थी। और एक आंगन, एक रसोई प्लस एक स्नानागार होते थे। अधिकांश घरों में कुएं के अवशेष भी मिले हैं। तो आप समझ लीजिए कि घर में ही कुएं होते थे, तो अधिकतर चीज़ें घर में ही इनकी होती थी। तो आज आप ये भी मान सकते हैं, आज मॉडर्न एरा में जो कुआं वहाँ पे था, तो आप आज भी देखते हैं कि छत पे आजकल टंकी लगाई जा रही है। तो उसी टाइप का व्यवस्था वहाँ भी था। तो पानी वगैरह स्टोर करके वो लोग रखते थे अपने उपयोग के लिए। तो आज के टाइम में अब जो है वो लोग नल का उपयोग करता है, तो पानी का जो कुआं होता है समझिए ऊपर रखते हैं, लेकिन उस टाइम में नल वगैरह नहीं होंगे तो नीचे ही पानी का और उसको और सब चीज़ें से निकाल के यूज की जाती। और अब हम देख लेते हैं कुछ सार्वजनिक स्थल भी मिले हैं, स्नानागृह, अन्नागार। तो ये सब मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मोहनजोदड़ो में सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थल वहाँ के एक विशाल स्नानागार है। तो अब मैं ये बता दूं, जो हड़प्पा है तो उसको आप समझ लीजिए वो एक गांव टाइप का था, और जो मोहनजोदड़ो है तो ये बिल्कुल आप जो अभी देखते हैं बड़े बड़े शहर तो दिल्ली टाइप, तो ये समझ लीजिए कि उस टाइम का मोहनजोदड़ो एक शहर टाइप का था। तो अब शहर में देखिएगा कि बहुत सारे वाटर पार्क वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं, तो जिसमें बहुत सारे लोग, हर एक कम्युनिटी के लोग आके रहते हैं, नहाते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं। तो वहाँ पे मोहनजोदड़ो में एक स्नानागार मिला है जिसमें, और वो बहुत बड़ी है, तो उसमें बहुत लोग आके नहाते वगैरह। और कुछ बड़े आकार के भवन भी मिले हैं जिसमें 30 कमरे, कहीं कहीं 2 मंजिले भवनों का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे अब होटल टाइप के मिले हैं कमरे जिसमें बहुत सारे लोग आके रह सकते हैं, तो ये आप मान सकते हैं वहाँ पे। और स्वच्छता और साफ सफाई का ध्यान रखते थे। और घरों के दरवाजे जो थे वो मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खोलते थे, एक्सेप्ट लोथल। लोथल में मुख्य सड़क जो होती थी वो रोड के सामने थी। तो ये जो रोड जा रहा है आप समझ लीजिए, और यहाँ पे मान लीजिए घर है, तो जो दरवाजे हैं तो ये लोग इधर खोलते थे या फिर इधर खोलते थे, मुख्य सड़क की ओर नहीं खोलते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता होगा कि कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए इधर से जो बैलगाड़ी वगैरह जाती हो। तो अब जो शहर है तो शहर में इन सब चीज़ों का ये लोग ध्यान रखते होंगे, क्योंकि बहुत बिजी
रोड होता होगा, इस वजह से ये लोग सड़कों को उधर खोलते थे। और लोथल एक एक्सेप्ट माना जाता है इस वजह से क्योंकि लोथल जो था ये गुजरात में पाया गया है और ये एक बंदरगाह के तहत, और यहाँ पे बहुत सारे व्यापार होते थे, तो ये व्यापार के वजह से इसको मेन सड़क के तरफ खोला जाता होगा क्योंकि बहुत सारे टाइम लग सकते हैं यहाँ पे पीछे से रोड में हर एक सामान वगैरह स्टोर करने में। मान लीजिए घर में कुछ रखना हो चाहे कुछ भी, तो अब यहाँ से ढुला के ले जाइएगा कुछ भी सामान वगैरह, तो ये लोथल में जो है ये सड़कों पे खोलते होंगे ताकि यहाँ पे जो घर होंगे, तो ये मान लीजिए कोई सड़क, तो यहाँ से आए सीधे कोई भी सामान स्टोर कर। तो ये हमने देख लिया नगर नियोजन की विशेषताएं। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि राजनीतिक संरचना इनकी कैसी थी। तो अब इनकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है कि संरचना कैसी थी, लेकिन अब हम मतलब बहुत सारी किताब में लिखी गई है लेकिन स्पष्ट जानकारी नहीं है, तो ये हम देख लेते हैं। तो नगर नियोजन के अन्नागार, माप तौल ETC में एक रूपता के आधार पर केंद्रीय प्रशासन एवं नगर प्रशासन का अस्तित्व रहा होगा। तो ये नगर नियोजन, अन्नागार, ये सब माप तौल के बारे में से आप क्या समझिए, बिना किसी प्रशासन के या फिर किसी रेगुलेशन के ये सब चीज़ें तो हुई नहीं होंगी। अब अन्नागार और इतना स्ट्रक्चर वे में दुर्गीकृत करके और इतनी स्ट्रक्चर में घर जो थी वो एक लाइन से बनाना, तो अब ये सब बिना किसी प्रशासन या फिर केंद्रीय प्रशासन का है। तो इस वजह से माना जाता है कि जरूर कोई ना कोई प्रशासन या फिर केंद्रीय प्रशासन होगी जो इन सबको रेगुलेट करती होगी, तब जाके ये सब चीजें इतना स्ट्रक्चर वे में हो। और चूंकि हड़प्पावासी वाणिज्यिक व्यापार अधिक आकर्षित थे, तो माना जाता है कि शासन व्यापारिक वर्ग के हाथों में था। तो अब यहाँ के लोग जो बहुत डेवलप थे, अब डेवलप जब आप देखिएगा तो जो प्राइवेटाइजेशन होता है तो उसमें व्यापार बहुत होता है, तो व्यापार होता है तो उसमें मेनली जो सत्ता में तो सरकार होती है, लेकिन ये भी माना जाता है कि कंट्रोल उनको बड़े व्यापारी लोग भी करते हैं। तो यहाँ पे अब माना जाता है कि जो शासन होगा वो व्यापारी लोग के हाथों में ही होगा और वही शासन प्रशासन चलाते होंगे, भले ही चलाने वाला कोई और हो लेकिन मेनली कंट्रोल उनका होगा वहाँ। तो अब ये हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं आर्थिक संरचना इनकी क्या थी। तो यही आर्थिक राजनीति की ऐसे ही UPSC में क्वेश्चन आती है इसमें, तो ये सब हम देख लेंगे। और उसके बाद हम प्रमुख स्थल जो है वहाँ से क्या क्या चीजें मिली हैं उनका है, हड़प्पा, लोथल, रावी, हर एक चीज, चनहुदरो, इन सब चीजों को एक एक डिटेल में देखेंगे हम कि क्या क्या चीजें वहां से मिली है। तो पहला की आर्थिक जो संरचना थी तो ये कृषि प्रधान थी और पशुपालन और व्यापार का भी प्रचलन था। तो कृषि प्रधान थी लेकिन पशुपालन और व्यापार भी बहुत होता था यहाँ। और पशुपालन में गाय, बैल, भैंस, ऊंट, भेड़, सुअर, कुत्ते, ये सब चीजें ये लोग पालते थे। और गेहूं, जौ, चावल, कपास व सब्जियों का भी उत्पादन ये लोग कृषि में ये सब चीजें करते थे। पशुपालन भी और व्यापार भी इनका मुख्य व्यवसाय में था। और गेहूं, जौ, चावल, कपास, सब्जियों आदि का उत्पादन करते थे। और गाय, बैल, भैंस, हाथी, ऊंट, भेड़, सुअर, कुत्ते, ये सब इनके पालतू जानवर थे। और सर्वप्रथम कपास का उत्पादन का श्रेय भी सिंधु घाटी सभ्यता को जाता है कि सर्वप्रथम कपास का उत्पादन भी, कपास मतलब कि कॉटन होता है, कॉटन से ही कपड़ा वगैरह बनाया जाता है। और हड़प्पाई लोग संभवतः लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे। तो अभी लौह युग तो इसमें आई नहीं थी। लौह युग उत्तर वैदिक काल से माना जाता है, मतलब वहां से लोहे का प्रयोग माना जाता है। तो यहाँ पे अब ये जो खेतों की जोताई वगैरह के लिए ये लोग लकड़ी के फावड़े मतलब कि हल का यूज करते थे यहाँ पे। और फसल काटने के लिए पत्थरों के हाशियों का प्रयोग करते थे। तो पत्थरों के जो आज आप लोहे का हाशिया देखते हैं, तो उस टाइम ये लोग पत्थर के हाशिए बनाए हुए थे खेतों में फसलों को काट। और वाणिज्यिक जो व्यापार है तो बैलगाड़ी और नावों हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल से प्रमुख व्यापारिक नगर मिस्र, मेसोपोटामिया और मध्य एशिया से ये लोग करते थे। तो जो ये लोग व्यापार करते थे तो नावों से करते थे, और जैसे मान लीजिए देश में ही करना है तो उसके लिए बैलगाड़ी का भी उपयोग करते थे। लेकिन जैसे कि मेसोपोटामिया वगैरह से करना हो व्यापार एशिया, मध्य एशिया से, तो ये लोग वहाँ पे नाव वगैरह का भी यूज करते थे। तो समझ लीजिए कितना ये लोग डेवलप थे, उस टाइम नाव का यूज करते थे। और सैंधववासी ईरान, अफगानिस्तान, ओमान, सीरिया, बहरीन कीमती पत्थर धातुओं, CPO आदि का व्यापार इन लोगों से करते थे। और प्रमुख बंदरगाह जो था, बंदरगाह मतलब समझ लीजिए कि वहीं से जो नाव वगैरह जो चलन होता है। तो आप जो आज रेलवे स्टेशन देखते हैं तो रेलवे स्टेशन पे क्या रेलगाड़ी वगैरह आती जाती हैं, तो जो बंदरगाह होते हैं वहाँ से जो नाव होती हैं वो चीज़ें जाती हैं। तो नाव वगैरह बंदरगाह वगैरह से जाती रहती हैं, आती रहती हैं। तो प्रमुख जो बंदरगाह था लोथल, रंगपुर, कांगेडोर, सुरकाकोहो, प्रभास पाटन, ये सब प्रमुख बंदरगाह थे जहाँ से व्यापार होते थे। और तांबा, सोना, कांस्य, चांदी, इनका तो ज्ञान था लेकिन लोहे का ज्ञान इनको नहीं था, तो ये मैंने बता भी दिया। और कपड़े के साक्ष्य
लोथल से मिले हैं, प्लस चावल के भी साक्ष्य लोथल से मिले हैं। तांबा राजस्थान के खेतरी से, टीन अफगानिस्तान से ये लोग मंगाते थे। तो जो व्यापार होता था तो उस टाइम बहुत बहुत छोटे छोटे जो नगर थे, तो ये तांबा आदि का जो व्यापार वगैरह उस टाइम प्रसिद्ध था, तो वो राजस्थान से था, आज भी राजस्थान से ही है। और खेतरी से टीन अफगानिस्तान से मंगाते थे ये लोग। और सिक्कों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली होंगे तो सिक्के वगैरह के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली वो होती है, बार्टर सिस्टम बोलते हैं, जिसमें कि आपको मान लीजिए कि गेहूं किसी से खरीदना हो, लेकिन आपके पास तो कुछ लेने देने के लिए है नहीं, तो आप 1 केजी चावल देके उससे 1 केजी गेहूं लेते हैं, तो इसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं। मतलब कि आपके पास गेहूं है लेकिन चावल नहीं है, चाहे चावल है गेहूं नहीं है, तो आपको उन वस्तुओं से बदलान करते हैं, ये आप समझ लीजिए। तो ये आर्थिक संरचना कुछ थी। अब हम देख लेते हैं सामाजिक संरचना के बारे में। इनकी सामाजिक संरचना कैसी, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को या फिर छठी सभ्यता के लोगों को। वर्ग, अब वर्ग जो होता है क्लास बोलते हैं, तो वर्ग व्यापारिक वर्ग, शासक वर्ग, काटीगर, कृषक। तो जैसे आप मान लीजिए वर्ग आप देखते हैं तो कुछ लोग मान लीजिए कुछ किसान हैं, कुछ व्यापारी वर्ग हैं, तो उसी टाइप में उस टाइम भी कुछ कृषक वर्ग थे, कुछ कारीगर वर्ग थे, कुछ व्यापारिक वर्ग थे, और कुछ शासन करने वाले। तो शासन करने वाले जो नेता होते हैं तो उस टाइम भी ये सब वर्ग, तो इतने वर्ग उस टाइम लगभग थे। और मात्र देवी की पूजा तथा मुहरों पर अंकित चित्रों से संभवतः ये मात्र सत्तात्मक थे। तो मात्र देवी की ये पूजा करते थे। तो मात्र देवी से जो फसल है तो उनके नाभि से निकलते हुए दिखाया गया है यहाँ पे। तो इस वजह से माना जाता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा मातृ देवी, मतलब कि स्त्री की ज़्यादा मूर्तियाँ वगैरह भी मिली हैं। इस वजह से यहाँ पे माना जाता है कि ये लोग मातृसत्तात्मक थे। मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक मतलब होता है कि मातृसत्तात्मक मतलब कि महिलाओं का ज़्यादा वहाँ पे अधिकार, या फिर महिलाओं का ज़्यादा प्रचलन, या फिर महिलाएं ज़्यादा हर एक चीज़ में भाग लेती थी, इसको मातृसत्तात्मक बोला जाता है। और समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी और 4 वर्ण थे। तो परिवार तो सबसे छोटी इकाई थी समाज की, और 4 वर्ण भी माने जाते हैं यहाँ। योद्धा, पुरोहित, व्यापारी, श्रम। तो योद्धा मतलब जो लड़ाई वगैरह थोड़ा बहुत करते होंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता वैसे शांति प्रिय सभ्यता थी, ये लोग ज्यादा लड़ाई वगैरह करते नहीं थे। पुरोहित थे, व्यापारी थे, श्रमिक मतलब काम करने वाले, ये सब लोग यहाँ पे थे सामाजिक संरचना में। और सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का ये लोग उपयोग करते थे। और ये लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। तो शाकाहारी भी भोजन करते थे और मांसाहारी भी भोजन करते। और स्त्रियां सौंदर्य पर काफी ध्यान देती थी। काजल, लिपस्टिक, आईना, कंघी आदि के साक्ष्य हड़प्पा से या फिर चनहुद्रों से मिले हैं। तो मतलब हड़प्पा सभ्यता इसको माना जाता है। तो स्त्रियां, अब ये पूरा मैं हर एक जगह को मिला के हम लोग पूरी जो सभ्यता थी उसकी बात कर रहे हैं। बाद में एक एक जगहों की बात करेंगे कहाँ से क्या मिले हैं। तो स्त्रियां सौंदर्य का भी काफी ध्यान रखती थी और ये सब चीजें का उपयोग उस टाइम किया जाता था। आप समझ लीजिए कि 4500 साल पहले। और आभूषणों का प्रयोग स्त्री पुरुष दोनों करते थे। यहाँ पे चूड़िया, कर्णफूल, हार, अंगूठी, मनके आदि स्त्री और पुरुष ये सब लोग दोनों उपयोग करते थे यहाँ पे। तो ये समझ लीजिए आप। और हड़प्पाई लोग मनोरंजन के लिए चौपर तथा पासा खेला करते थे। शिकार, मछली, पशु पक्षियों को लड़ाना, आपस में धार्मिक समारोह भी समय समय पर ये लोग कराते थे। धार्मिक समय जो अन्नागार आप देखते हैं, चाहे स्नानागार, तो अब ये सब जगह क्यों होंगे उतने लोगों के इकट्ठा होने के लिए? धार्मिक समारोह वगैरह होता होगा वहाँ पे, बहुत सारे लोग जुटते होंगे, तो नहाने के लिए, रहने के लिए ये सब चीज़ों का उपयोग वहाँ पे किया जाता होगा। और मनोरंजन वगैरह भी होता था। तो चौपर, पासा, शिकार, मछली पकड़ना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ा के ये लोग देखते होंगे। और अमीर जो थे तो इनका आभूषण सोना, चांदी, हाथी दांत, कंगन, अंगूठी ये सब थे अमीरों के लिए। और गरीबों के लिए क्या थे? सीपिया, हड्डियों के, तांबे के, पत्थरों के आभूषण का प्रयोग गरीब लोग करते थे। तो इससे आप देख सकते हैं कि वर्ग 2 भागों में बटा था। और मृतकों को दफनाने और जलाने दोनों प्रकार की प्रथाएं यहाँ पे विद्यमान थी। तो मृतकों को दफनाया भी जाता था और जलाया भी जाता था। तो ये सब चीजें हम आगे बहुत अच्छे से देखेंगे, कहाँ दफनाया जाता था, जलाया जाता था। और घातक हथियार अपवाद स्वरूप मिले हैं। तो ये लोग शांति प्रिय थे, तो हथियार वगैरह कम ही मिले हैं। और अब हम देख लेते हैं इनके धार्मिक जीवन के बारे में कि आखिर में इनका धार्मिक जीवन कैसे था। तो बड़ी बड़ी संख्या में लिपि एवं योनि के साक्ष्य, कुबर वाले बैल, मूर्तियां, मुहरे से पता चलता है इनके धार्मिक जीवन के बारे में। तो ये लोग लिंग पूजा करते थे, योनि पूजा के साक्ष्य मिले हैं, कुबर वाले बैल, मूर्तियां, मुहरों यहाँ पे
मिली हैं। इनसे धार्मिक जीवन के बारे में पता चलता है। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा है। सिर, तन, सींग है, बाईं ओर गैंडा प्लस भैंसा है, दाईं ओर एक हाथी, एक व्याघ्र व हिरण है। और इससे लगता है आज के शिव के जैसा, तो इसे पशुपति कहा गया है। तो ये जो व्यक्ति है तो ये ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है और इसके चारों तरफ तरह तरह के जानवरों की आकृति है। इस वजह से लगता है कि आज के ये शिव जैसे, तो इनको उस टाइम के पशुपति की संज्ञा दी गई है यहाँ पे। तो ये वहाँ पे प्रसिद्ध थे और कहीं से किसी मंदिर का अवशेष नहीं मिला है। तो उस टाइम मंदिर का अवशेष कहीं भी नहीं मिला है। और मूर्ति पूजा का आरंभ संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता से ही माना जाता है। तो मूर्ति पूजा तो होती थी लेकिन मंदिर वगैरह यहाँ से नहीं मिले हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। और मिट्टी की एक मूर्ति से एक स्त्री मृण मूर्ति के घर से एक पौधा निकलते हुए धरती को उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा की जाती थी। तो एक मिट्टी की मूर्ति मिली है जिसके मतलब कि नाभि के पास से एक पौधा निकल रहा है। इस वजह से यह माना जाता है कि इसको धरती की उर्वरता की देवी माना गया है और इसकी ये लोग पूजा करते थे। इस वजह से पता चलता है कि ये लोग मिट्टी को उर्वरता की देवी मानते थे यहाँ पे। और वृक्ष पूजा के प्रमाण भी मोहनजोदड़ो से पीपल की डाली, मध्य देवता, ये सब के भी साक्ष्य मिले हैं वृक्ष पूजा आदि के। तो वृक्ष पूजा हमारे संस्कृति में उस टाइम से ही चली आ रही है। आज भी हम लोग वृक्ष पूजा करते हैं। और पशुओं में कुबर वाला सांड विशेष पूजनीय था। तो कुबर वाला सांड तो था, उसको विशेष पूजनीय माना जाता है। तो ये सब चीजें आज भी आप देख सकते हैं कि हमारी संस्कृति पे इसका प्रभाव है। आज भी कुबर वाले सांड को लोग पूजा करते हैं कहीं कहीं पे। और अधिक मात्रा में ताबीज, भूत प्रेत एवं तंत्र मंत्र भी विश्वास करते थे लोग। तो बहुत ही मात्रा में ताबीज वगैरह मिली हैं। तो इस वजह से पता लगाया जाता है कि ये लोग भूत प्रेत तंत्र मंत्र को भी मानते थे। ये सब चीजें वहाँ प्रचलित थी। और नाग पूजा के भी प्रमाण मिलते हैं यहाँ पे। तो नाग पूजा भी यहाँ से प्रमाण मिलते हैं यहाँ पे। और पुनर्जन्म आदि मृतकों के साथ वस्तुओं को दफनाया जाता था। तो ये लोग समझते थे, पुनर्जन्म को भी मानते थे। और ये लोग ये भी समझते थे कि मृतक जो शव है उसको भी दफनाने पे सामान आदि की उनको जरूरत पड़ती थी। तो इसी वजह से ये लोग शायद सामान रखते होंगे वहाँ पे, मृतकों के साथ दफनाते होंगे सामानों को। और पूर्ण सावधान दफनाने से पहले पशु पक्षियों को भी खिला दिया जाता था ताकि पशु पक्षी मतलब की जो बॉडी है वो अच्छे से सड़ गल जाए, फिर उसको दफना दिया जाता होगा। तो ये प्रथा है यहाँ पे। और हड़प्पा से 2 पुरुष प्लस महिला वो पुरुष को दफनाने का प्रमाण मिला है। तो एक साथ ही महिला और पुरुष आदि को भी दफनाने का साक्ष्य मिला है हड़प्पा से। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। और अब हम देख लेते हैं यहाँ पे इनकी कला और लिपि के बारे में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो अब मैं 360 वे में कवर कर रहा हूँ, लेकिन आर्ट एंड कल्चर जो होगा वो हमारी अलग से क्लासेज होंगी। तो जो हिस्ट्री नहीं जाना रहेगा उसको आर्ट एंड कल्चर भी समझ में नहीं आता, इसीलिए पहले मैं हिस्ट्री को कंप्लीट कर रहा, फिर हम लोग आर्ट एंड कल्चर को देख। तो कला और लिपि में मुहरें लगभग 2000 प्राप्त हुई हैं। लगभग 500 मोहनजोदड़ो से शैलखड़ी का प्रयोग अधिक लघु भैंस, बाघ, बकरी और हाथी की आकृतियां मिली हैं मोहर पे। तो ये सब चीजें वस्तुओं की आकृतियां मिली हैं, लघु भैंस, बाघ, बकरी और हाथी। लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए गाय की आकृति नहीं मिली है मोहरों पे। और बेलनाकार, आयताकार, वृत्ताकार मोहरें मिली है यहाँ पे। और वर्गाकार मुद्राएं सर्वाधिक प्रचलित, वर्गाकार मतलब अधिक प्रचलित थी ये जो मोहरें थी। और मृद भांडों पर या वृक्ष आकृतियां लाल काले रंग का प्रयोग किया गया है। मृद भांड मतलब होता है कि मिट्टी का बर्तन। अब मिट्टी के बर्तन जो है उन पे लाल और काले रंग का ज्यादा प्रयोग किया गया है। और भारी मात्रा में आग से पकी हुई मूर्तियां मिली हैं। और आग से पकी हुई मूर्तियों को टेराकोटा बोला जाता है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और तांबे के साथ साथ टीन मिलाकर ये कांसा तैयार करते थे। तो ये मैंने ऊपर भी बता दिया आपको। और पढ़ा नहीं जा सका है इनकी लिपि को। लिपि भाव चित्रात्मक थी, लिखावट दाईं से बाईं ओर की जाती। तो हम लोग इधर से लिखते हैं लेकिन ये लोग इधर से लिखते थे। तो ये हमने देख लिया इनके कला और लिपि के बारे में। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं 4 चरण विश्लेषण पर। तो इसका जो अब इतिहासकार थे तो ये लोग माने थे कि इसको कि कब ये अपने परिपक्व अवस्था में था। तो इसे मतलब परिपक्व मतलब कब सबसे ज्यादा अपने उत्थान पे था। इस वजह से जो टाइम पीरियड है इसमें कुछ लोग इतिहासकारों ने
4 भागों में इसको बांटा है कि कब कब हुआ है। तो बहुत सारे इतिहासकार बोले हैं कि 4000 से लेके 3000 तक, 2900 से 2500 तक, 2500 से 2000 BC तक और 2000 के बाद। तो ये हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो पहला है कि 4000 BC से लेके 3000 BC तक इसको बोला गया है। तो इसमें नवपाषाण काल भी था और अस्थायी गांव के उद्भव गेहूं, जौ, खजूर, कपास, बलूचिस्तान और सिंधु मिट्टी के घर, बर्तन वगैरह यहाँ से मिले हैं। तो ये नवपाषाण काल भी था इसी टाइम पे। तो उस टाइम भी बोला जाता है कि हड़प्पा विकसित हो रहा था या फिर हो गया था या फिर अभी शुरू हो रहा था। तो ये माना गया है यहाँ पे और ये चीजें यहाँ पे पाई गई हैं। और दूसरा माना गया है कि 2900 से लेके 2500 ईस्वी तक तो यहाँ पे हल, तांबा, पहिया का उपयोग शुरू हो गया था। ग्रामीण से शहरों की ओर इनका जीवन होने लगा था। तो मतलब ये माना गया है कि यहाँ से शुरू हुआ था और ये यहाँ पे ये चीज़ें विशेषताएं, फिर उसके बाद ये चीज़ें और 2000 के बाद क्या क्या विशेषताएं ये बताया गया है कि मतलब संक्रमण कैसे हुए। तो जैसे मान लीजिए कि हम आज़ाद हुए, हमारा देश आज़ाद हुआ, तो आज़ादी के बाद हमारा देश का स्थिति कैसा था, फिर धीरे धीरे हम डेवलपमेंट करते गए। तो अब हम ज़्यादा डेवलप हैं, फिर इसके आगे जाएंगे तो ज़्यादा डेवलप होंगे। अब मान लीजिए फिर जाके बाद में हमारी सभ्यता समाप्त हो जाए। तो ये बताया गया है कि कैसे कैसे टाइम बढ़ते गया और कैसे कैसे क्या चीज़ें बदलाव आई इसमें। तो 2900 BC से 2500 BC तक हुआ कि हल, तांबा, पहियों का उपयोग ग्रामीण से शहरों की ओर अब हम मतलब हड़प्पा के लोग जाने लगे। आमरी और कोटदीजी मुख्य स्थल हो गए यहाँ पे। पीपल, कुबर वाले बैल, कोबरा, सिंह वाले देवता वगैरह यहाँ पे प्रसिद्ध थे, एक सिंह वाले। और यहाँ पे अब माना जाता है कि 2500 से 2000 बीसवीं तक यहाँ पे ये परिपक्व सभ्यता हो गया। मतलब यहाँ पे सबसे उत्थान में था। यहाँ पे पंजाब, सिंध मुख्य स्थल थे। यहाँ पे छोटे शहर, बड़े शहर होने लगे। अब बस्तियाँ निर्माण योजना बनने लगी। ईंटें, भालों, जानवरों का उपयोग यहाँ पे होने लगा। और ये 2000 के बाद माना जाता है, 2000 BC के बाद। तो BC यही होता है कि घटते हुए आता है यहाँ पे। और फिर जब ईसा मसीह की डेथ हो जाती है तो फिर वहाँ से टाइम बढ़ने लगे। और लेट हड़प्पा काल यहाँ माना जाता है पंजाब, सतलुज, जमुना के भागों में परिवर्तन हुआ। तो ये अवस्था मानी जाती है कि क्या क्या यहाँ पे होगा। तो ये अवस्था है इसकी, कब परिपक्व था, कब कम परिपक्व था, कब शुरू हुआ, शुरू होके कहाँ से कहाँ तक पहुँचा, ये था टाइम पीरियड। अब प्रमुख लक्षण वाले स्थल देखेंगे। तो अब एक एक स्थलों के बारे में हम देखेंगे अपने अगले वीडियो में। उसमें आप लोगों को एक एक चीजें बताई जाएंगी कि कौन कौन से स्थल में क्या क्या चीजें पाई गई हैं। एक एक स्थल को आपको बताया जाएगा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, चनहुदरो, हर एक चीजें इसमें आपको बताई जाएंगी। और बाद में आपको एक कंपेयर करने के लिए चार्ट भी होगा जहाँ पे आप वहाँ पे कंपेयर हम लोग कर सकेंगे। और उसके बाद इसके पतन का कारण हम देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे वैदिक संस्कृति के बारे में। तो ये बिल्कुल सीक्वेंस में क्लास चलेंगी। तो आप लोग कृपया इसको सीक्वेंस में ही देखते हैं। तो ये आज का लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। और कृपया आप लोग 1-2 बार इसको वीडियो को देखें ताकि आप लोग जितना बार देखेंगे धीरे धीरे क्लियरिफिकेशन होते जाएगा। और बाद में मैं बता दूं कि वैसा क्लियरिफिकेशन होगा जो हिस्ट्री में आपको कहीं नहीं मिला। ओके गाइस, थैंक यू।